हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल हम लेकर आ चुके हैं क्लास 11th फिजिक्स, और फिजिक्स का हम तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है हमारा समतल में गति। इससे पहले के दो चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। एक है मात्रक एवं मापांक, दूसरा हमारा सरल रेखा में गति। तो ये दोनों आपने पढ़ लिया होगा। तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे जो है समतल में गति। चलिए एक एक करके इस चैप्टर के जितने भी मैं कह सकता हूं जितने भी वीवीआई टॉपिक हैं, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, उसको हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब वही प्रश्न को देखेंगे जो आपके क्लास 11th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 2026 के बोर्ड एग्जाम में। मतलब आपका क्लास 11th का बोर्ड एग्जाम तो नहीं होता है, परंतु एग्जाम तो होते हैं ना, फाइनल एग्जाम होता है ना, तो उसके तहत उसको अंडर में हम उसको अपने दिमाग में लेकर उस तरीके से हम तैयारी आपको कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, इसमें सब कुछ आपको रहेंगे। सब कुछ का मतलब इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, महत्वपूर्ण परिभाषाएं रहेंगे, महत्वपूर्ण जो हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल रहेगा, नियम है, डेरिवेशन है, जो इंपॉर्टेंट है सब यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं समतल में गति चैप्टर 3 और क्लास 11th फिजिक्स। यहाँ पे हमने लिख दिया है संपूर्ण अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम कराएंगे। चलिए, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यहां पे मैं कह दूं, सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां पे आता है, ये क्या कह रहा है कि समतलीय गति क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए, समतलीय गति को ही हम समतल में गति कहते हैं। ठीक है ना। तो या तो आप समतलीय गति कह दें या समतल में गति कहें, दोनों बात एक ही है। तो देखिए हमने यहां पे क्या परिभाषा लिखा है। जब भी कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति दो अक्ष के सापेक्ष गति करता है तो उस गति को ही हम समतल में गति कहते हैं। मतलब क्या बात है, हमने कहा कि जब कोई वस्तु की गति के लिए दो निर्देशांक x और y अक्ष की आवश्यकता होती है तो उसकी गति को हम समतल में गति कहते हैं। उसकी गति को समतल में गति कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी कोई भी वस्तु की गति दो निर्देशांक x y की आवश्यकता होती है। मतलब जब भी कोई वस्तु की गति के लिए दो निर्देशांक x y अक्ष की आवश्यकता होती है तो उस वस्तु की गति ही समतल में गति कहलाता है। जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे ये हमारे पास दो अक्ष हमने मान लिया, ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु हमने O मान लिया, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। ठीक है ना। अब कोई वस्तु हमने यहां से मान लेते हैं, कोई वस्तु है जो यहाँ पे है। ठीक है ना, कोई वस्तु है यहाँ पे है। तो सपोज डेट यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉल है और इस बॉल को हमने ऊपर की ओर इस तरीके से फेंका। समझिएगा, सपोज डेट मान लेते हैं ये हमारे पास ये एक बॉल है और इस बॉल को हमने इस तरीके से फेंका। तो इस तरीके से फेंकेंगे जैसे हमने गेंद लिया और गेंद को इस तरीके से करके इस तरीके से फेंकते हैं, इस तरीके से फेंकते हैं ना ऊपर। तो इस तरीके से जस्ट ऐसे जा रहा है, अब फिर से धीरे धीरे क्या होगा, वो नीचे गिरेगा, आकर एक अक्ष पे गिर जाएगा। तो दो निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे हम ये कह दें कि मान लेते हैं जब वस्तु यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो इसका अधिकतम x अक्ष का अधिकतम ये है और y अक्ष का अधिकतम ये है। तो दो अक्षों के सापेक्ष ये गति किया है कि नहीं। x अक्ष में यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस तय किया है और y अक्ष में यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस तय किया है ना। मतलब यहाँ पे ये चौड़ाई हम ये कह सकते हैं दूरी है, ये इसकी ऊंचाई है, तो ये है ना। तो सिंपल सा मतलब यही कहा गया है दोस्त। अभी हम एग्जांपल से भी आपको समझा देंगे। जैसे कि सिंपल सी बात है कि जब कोई वस्तु की गति दो निर्देशांक x y की आवश्यकता होती है, मतलब जब किसी वस्तु की गति के लिए दो निर्देशांक मतलब x y की आवश्यकता होगी तो उस वस्तु की गति ही समतल में गति कहलाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि कोई भी बॉल है तो बॉल को आसमान में या बॉल को तिरछा हम फेंकते हैं तो उस तरीके से फेंकना, या फुटबॉल है जमीन पर रखा हुआ है, हमने फुटबॉल को किक किया तो जैसे ही फुटबॉल को हम मारते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से सीधा इस तरीके से ऊपर जाएगा फिर से नीचे गिरेगा, तो वो भी गति क्या कहलाएगी, समतल में गति कहलाएगा। ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि दो गति कर रहा है, दो। एक तो सबसे पहले मान लेते हैं ये बॉल है, अब इसको मारा तो हमने इस, मान लेते हैं फोर्स हमने लगाया, तो ये बॉल इस प्रकार ही जाएगा ना। तो देखिए एक तो ये ऊंचाई भी, एक तो इधर यहां था, यहां से यहां तक दूरी आ गया, तो एक्स अक्ष में भी कोई परिवर्तन हो रहा है। अब फिर यहां पे देखेंगे ना तो ऊंचाई भी इसका कुछ है, तो वाई अक्ष में भी परिवर्तन हो रहा है, ऊंचाई भी तो तय किया है ना। तो यही बात हम कह रहे हैं कि दो निर्देशांक की आवश्यकता होगी तो उस गति को हम समतल में गति कहेंगे। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर इससे भी आपको थोड़ा सिंपल चाहिए तो चलिए एक और हम डेफिनेशन आपको बता देते हैं, एक और इससे भी इजी। बहुत सारे स्टूडेंटों को ऐसे थोड़ा समझने में दिक्कत आता है, तो उनके लिए डेफिनेशन है कि जब कोई वस्तु एक ही समतल में गति करता है, जब कोई वस्तु एक ही समतल में गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है? समतल में गति कहा जाता है। समझ गए ना कि जब कोई वस्तु एक ही समतल में गति करता है तो उसकी गति को समतल में गति कहते हैं। अब दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो याद कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में देख सकते हैं। देखिए उदाहरण हमने क्या दिया है, सबसे पहले हमने प्रक्षेपीय गति दिया है। प्रक्षेपीय गति का मतलब वही हमने कहा कि जब गेंद को हवा में कोण बनाकर फेंका जाता है, जैसे कि क्या हम करते हैं, जैसे कि ये हमारा एक्स अक्ष है, सॉरी ये हमारे पास दो अक्ष है, एक एक्स अक्ष है एक वाई अक्ष है। यहाँ पे एक हमारे पास मान लेते हैं सपोजेट ये एक बॉल है, तो इसको हम थीटा डिग्री मान लेते हैं, थीटा कोण बनाकर, मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस बॉल को हमने ऐसे मारा, यहाँ से बॉल इस तरीके से गया, तो एक हम कोण, कुछ कोण बनाकर ही हम क्या कर देते हैं, उसको फेंकते हैं। एक थीटा कोण बनाकर हम फेंके ना तो वही क्या कहलाएगा, वो गति जो प्रक्षेपीय गति होगा वो समतल में गति कहलाएगा। क्यों? ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति मतलब कि जब कोई वस्तु किसी वृत्त के पथ पर चलता है तो वो भी क्या कहलाएगा, समतल में गति कहलाएगा। वो कैसे तो समझिएगा, ये सपोजिट एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब कोई वस्तु है जो यहाँ से इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आ रहा है, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे ना तो अच्छा लगेगा, जैसे समझिएगा। ये वस्तु है कभी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरीके से गति कर रहा है। तो देख रहे हैं एक्स अक्ष में भी कुछ परिवर्तन कर रहा है, फिर से वाई अक्ष में भी, यहाँ तक वाई अक्ष में, यहाँ तक एक्स अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। तो दो निर्देशांक, इसकी गति के लिए दो निर्देशांक की आवश्यकता होगी, एक एक्स अक्ष की भी एक वाई अक्ष की भी। तो इसीलिए उस गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। याद रखेंगे वृत्तीय गति में पिंड का दिशा हमेशा बदलता रहता है, ठीक है ना। मान लेते हैं कभी यहाँ से इधर है तब दिशा इस ओर होगी, फिर इधर मुड़ गया तो दिशा इस ओर होगी, फिर इधर मुड़ गया तो दिशा इस ओर, फिर इधर मुड़ गया तो दिशा इस ओर होगी। तो ये बातें होती हैं वृत्तीय गति में। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है दोस्त, बहुत ही सिंपल है। अगला हमारा आता है जैसे कि पक्षी का उड़ना, हवा में पतंग का उड़ना। हवा में जो पतंग भी हम उड़ाते हैं ना वो भी क्या कहलाएगा, वो भी हमारा समतल में गति होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बात यहाँ पे ये है दोस्त, समझिएगा। देखिए जैसे कि सपोजेट यहाँ से एक धागे में बांधकर ये पतंग इस प्रकार है, ये सपोजेट ये एक पतंग है, ये इस तरीके से ये हम पकड़े हुए हैं, मान लेते हैं सपोजेट ये हमारा हाथ है, ये कोई व्यक्ति है यहाँ पे, इस तरीके से हमने मान लिया ये पतंग उड़ा रहा है। तो देखिए व्यक्ति तो यहाँ पर है, व्यक्ति यहाँ पर है, परंतु देखिए एक्स अक्ष में भी कोई परिवर्तन हुआ है। ये अब अगर वस्तु को हम देखें तो ये एक्स अक्ष में यहाँ पर होगा। अब ये देखिए वस्तु यहाँ पर है, मतलब कोई व्यक्ति पकड़ा हुआ है तो ये यहीं पे है, परंतु इसकी ऊंचाई भी तो कुछ ना कुछ होगी ना, इसकी ऊंचाई भी तो वाई अक्ष पर इसकी ऊंचाई भी तो होगी। जाहिर से पतंग उड़ा रहे हैं तो उसकी ऊंचाई भी होगी और उसका डिस्टेंस भी तो आपसे दूर ही होगा ना। तो दो अक्षों के सापेक्ष दो निर्देशांक की आवश्यकता होगी। कोई भी जब कोई वस्तु की गति के लिए कोई दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है तो उस गति को ही हम समतल में गति कहेंगे। और वही लिखा गया है जब कोई वस्तु की गति के लिए दो निर्देशांक एक्स वाई अक्ष की आवश्यकता होती है तो उस गति को ही हम समतल में गति कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समतल में गति आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहते हैं जी हम समतल में गति। नॉर्मल सी बात है, ये दोनों परिभाषा लिखने के बाद ये एग्जाम्पल भी जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यही है हमारा समतल में गति।
ये टॉपिक बहुत ही बेस्ड है और इसको सबको आपको समझ लेना है, क्योंकि समतल में गति चैप्टर का ही नाम है। यही गति अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आगे दिक्कत हो सकती है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा, हमारा संपूर्ण अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न में दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सदिश और अदिश राशि में क्या अंतर होता है। बताइए, ये जो टॉपिक है ये हमने जब मात्रक एवं मापांक चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी हमने बताया था, उसमें भी है और फिर से इस चैप्टर में भी है, सदिश और अदिश राशियां। तो समझ लेते हैं जी। सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछ दे सदिश राशि किसे कहते हैं, तो समझ जाइएगा कि वह भौतिक राशि, ध्यान से समझिएगा, वह भौतिक राशि जिसके पास दिशा और जिसके पास परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। मतलब वह भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाएगा। जैसे कि वेग हमारा हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, विद्युत धारा हो गया, इन सभी में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। ठीक है, अगला हमारा आता है अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है? वह भौतिक राशि जिसके पास केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि का मतलब जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, ऊर्जा हो गया, तापमान हो गया। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। नॉर्मल सी बात है, इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमने डीप में पहला जो चैप्टर है उसमें करा दिया है, जिसका नाम है मात्रक एवं मापांक। हम सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, एक फिजिक्स का लिंक देंगे, एक केमिस्ट्री का, उस पर क्लिक करेंगे, वन शॉट सीक्वेंस वाइज आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। इंस्टा का लिंक देंगे, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये आप समझ गए ना। सदिश राशि अगर कोई पूछ दे तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें क्या होता है, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, दिशा और परिमाण दोनों होंगे, उसे हम सदिश राशि कहेंगे। और अदिश राशि का मतलब आप समझ रहे होंगे, अदिश राशि का मतलब क्या होता है? वो भौतिक राशि जिसमें परिमाण केवल क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा क्या होता है, दिशा नहीं होती है, तो उस भौतिक राशि को अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, इतना ही आप शॉर्ट में याद कर लीजिएगा, बहुत है, और एग्जाम्पल आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा। कह रहा है स्थिति सदिश क्या होता है, उदाहरण दीजिए। मैं कह दूं कि ये सबसे मतलब ये VBI टॉपिक है और ये इस चैप्टर में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझिएगा। स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है दोस्त? स्थिति सदिश का मतलब कि जब वस्तु के लिए मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति तक खींचा गया सदिश क्या कहलाता है? स्थिति सदिश कहलाता है। मतलब मैं आपको समझा दूं, देखिए, मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं अच्छे से तो देखिए, ये हमारा एक मूल बिंदु है, ये हम दो अक्ष यहाँ पे खींच रहे हैं, एक हम यहाँ पे एक अक्ष हम यहाँ पे खींच ले रहे हैं, समझिएगा। ये हमारे पास दो अक्ष है, एक हमारा एक्स अक्ष है और एक हमारा ये वाई अक्ष है, ठीक है ना। एक हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मूल बिंदु है जो है O, इसको मैं नाम लिख दे रहा हूं मूल बिंदु, ठीक है, ये मूल बिंदु है। कोई वस्तु है, सपोज डेट कोई वस्तु की स्थिति, कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति मान लेते हैं, सपोज डेट क्या है, सपोज डेट ऐसे हम मान लेते हैं कि x1 और y1 है, ऐसे हमने मान लिया कि कोई वस्तु की स्थिति मान लेते हैं x1 y1 है, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी मान लेते हैं ये वस्तु यहाँ पे है, तो हम यही कहे हैं कि किसी वस्तु के लिए, मतलब किसी यहाँ पे ये वस्तु रखा गया है, x y ये एक निर्देशांक है, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु के लिए मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति तक, मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति तक खींची गई सदिश, ये खींचा गया जो सदिश होगा, मान लेते हैं सदिश A है, तो खींचा गया जो सदिश होगा वह स्थिति सदिश कहलाएगा। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं?
हम यही कह रहे हैं कि किसी वस्तु के मूल बिंदु, मतलब ये हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु के लिए, ये एक वस्तु है, जो वस्तु यहाँ पर है, ऊपर है, ठीक है ना, तो किसी वस्तु के लिए मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति तक खींचा गया जो सदिश होगा ना, वह सदिश ही हमारा क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश कहलाएगा। तो वही हम लिख रहे हैं कि किसी वस्तु के लिए मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति तक खींचा गया सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि स्थिति सदिश आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो ये स्थिति सदिश है, ये आप सबको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इसका कोई हमसे पूछ दे कि इस सदिश का इसका सदिश, इस वस्तु का सदिश बताइए, तो इसका जो सदिश हो जाएगा, सदिश ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स अक्ष पर हम आई कैप मानते हैं और वाई अक्ष पर हम जे कैप मानते हैं, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष के लिए, यहाँ पे एक्स अक्ष के लिए x1, देखिए एक्स अक्ष के लिए यहाँ पे देखिए x1 आई कैप हम लिख देंगे, इस तरीके से लिखते हैं x1 आई कैप प्लस, अब देखिए y कैप के लिए y का मान है y1 और j कैप है तो j कैप हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये वस्तु का परिमाण जो हो जाएगा वो x1 y1 j1 इस तरीके से ये हो जाएगा। अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, परेशान नहीं होंगे, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। एक हमने एग्जाम्पल दे दिया, ये हमने दो केवल अक्षों के सापेक्ष हमने बताया है। सपोज डेट ऐसा कोई वस्तु है, बात को समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। सपोज डेट यहाँ पे तीन अक्ष हो, हम ये कह रहे हैं सपोज डेट एक ये है, एक सपोज डेट ये एक अक्ष है और सपोज डेट यहाँ पे एक ये अक्ष है। देख लीजिए यहाँ पे तीन अक्ष हो गए ना, एक हमारा ये अक्ष है फिर से, और एक हमारा ये अक्ष है। देखिए तीन अक्ष हैं, एक हमारा एक्स अक्ष, एक हमारा वाई अक्ष, एक हमारा जेड अक्ष, तीन अक्ष हैं। अब सपोज डेट यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कोई वस्तु है जो यहाँ पर है, ठीक है ना, कोई वस्तु है जो यहाँ पे है, इसका x1 का यहाँ पे इसका निर्देशांक जो है वो x1 y1 और z1 है, ठीक है ना, x1 y1 और z1 है, ये इसका निर्देशांक है, इस वस्तु का निर्देशांक है x1 y1 z1। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए तीन अक्ष है और इसका निर्देशांक, इस वस्तु का निर्देशांक x1 y1 z1 है ना, बिल्कुल है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस वस्तु से, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर इस वस्तु का हम सदिश निकालें, सदिश कैसे निकलेगा, स्थिति सदिश का मतलब क्या होगा, स्थिति सदिश का मतलब कि किसी वस्तु के लिए उसके मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति तक खींचा गया जो सदिश होगा वही सदिश स्थिति सदिश कहलाएगा। समझ रहे हैं, किसी वस्तु के लिए उसके मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति तक खींचा गया जो सदिश है वही सदिश क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश कहलाएगा। अब इसका स्थिति सदिश क्या होगा, इसका स्थिति सदिश निकालेंगे तो देख लीजिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, एक्स अक्ष पर हम आई कैप लेते हैं, वाई वाले अक्ष पर हम जे कैप लेते हैं, और जो हमारा जेड कैप जेड है, जेड अक्ष के लिए हम क्या लेते हैं, के कैप लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका हम अगर स्थिति सदिश निकालें, ए सदिश इक्वल टू, तो देखिए x1, इस x का मान है x1 यहाँ पे दिया गया है निर्देशांक में, तो x1 आई कैप हम लिख देंगे, x1 आई कैप प्लस फिर से y, इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, y1 और j कैप, y पर j कैप हम लेते हैं ना, तो y1 j कैप और प्लस यहाँ पर ये हमारा z1 है और z के लिए क्या लेते हैं, k कैप, तो हम लिख देंगे z1 k कैप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा तीनों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्थिति सदिश का वैल्यू हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये हमारा स्थिति सदिश का वैल्यू हो गया। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं ना, दो अक्ष है तो इतना ही होगा, x1 आई कैप y1 j कैप, परंतु अगर तीन अक्ष हो, x1 y1 y z, तीन अक्ष हो तो वहाँ पे x1 आई कैप प्लस z1 y1 j कैप प्लस z1 k कैप, इस तरीके से होगा। समझ रहे हैं।
अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा अभी भी मैं जानता हूं कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए यहां पे हम समझाएं आपको। चलिए यहां पे एक कोष्ठ हम बंद कर देते हैं, एक कोष्ठ हम ले लेते हैं, एक कोष्ठक हम वीआईपी सा ले लेते हैं, बड़ा सा, ठीक है जी। एक हम वीआईपी सा, एक हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे कोष्ठक ले लिया है, और इस कोष्ठक में हम देखिए क्या कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे ये निर्देशांक हमने लिया था ना x1 y1, यहाँ पे x1 y1 और z1 इस तरीके से लिया था, तो ये निर्देशांक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं निर्देशांक, ये निर्देशांक है। और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, स्थिति सदिश। ये कहाँ पर स्थिति, इसका स्थिति सदिश हम लिखते रहे, स्थिति सदिश जो हम यहाँ पे निकाले हैं, यहाँ पे निकाले हैं, तो स्थिति सदिश। अब स्थिति सदिश हम कैसे निकालेंगे ये समझिएगा। सपोज दैट एक हमें निर्देशांक, पहला में निर्देशांक दिया गया 3 2 0, ठीक है। दूसरा हमारा निर्देशांक दिया गया 0 0 भी दे सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है, जैसे यहाँ पे 5 3 0। तीसरा हमारे पास निर्देशांक दिया गया 5 0 8। इस तरीके से ये हमारे पास 3 निर्देशांक दिए गए। सबसे पहले जो निर्देशांक है ये हमारा 3 2 0, ये हमारा पहला निर्देशांक है, ये दूसरा निर्देशांक है, ये तीसरा निर्देशांक है। ये बताइए पहले निर्देशांक का स्थिति सदिश कैसे लिखेंगे। तो पहले निर्देशांक का स्थिति सदिश का मतलब देखिए, जो पहले आया वो x है, दूसरा y है, तीसरा z है। मतलब पहला x अक्ष है, दूसरा y अक्ष का मान है, तीसरा हमारा z अक्ष का मान है। इस तरीके से होता है। तो ये भी x1 है, y1 है, z1 है, ये x1 है, y1 है, z1 है। तो देखिए x1, इसको हम मान लेते हैं x1, ये y1, ये z1, ऐसे ही मानते हैं। तो x1 की जगह पर क्या है, x1 की जगह पर है 3। समझिएगा बाबू, क्या हम बता रहे हैं, 3 है x1 की जगह पर। और x के लिए, x का क्या होता है, x के पास में क्या होता है, i कैप होता है ना, तो 3i कैप हम लिख देंगे प्लस। अब दूसरा क्या है, ये y है, तो y हम लिखे, y की जगह पर क्या है 2 है, तो 2 लिख दिए। अब y के लिए हम क्या लगाते हैं, j कैप लगाते हैं ना। देखिए y के लिए हमने j कैप लगाया है, तो यहाँ पे j कैप लगा देंगे। अब प्लस ये 0 है, तो 0 क्या, j कैप का मान है z1 का मान है क्या है 0। और z के लिए हम क्या लगाते हैं, k लगाते हैं ना। देखिए यहाँ पे k हमने लगाया है, तो ये k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा 3i के प्लस 2k हो जाए प्लस 0i के। इसी प्रकार इसको i के जो क्या है x y z है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऐसे ही 5i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 0k कैप। यहाँ पे है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 8k कैप। तो इस तरीके से हम निर्देशांक लिखते हैं। आपको ऐसे दे देगा कि ये दिया गया निर्देशांक इतना है, इसका स्थिति सदिश लिखिए, तो इस तरीके से लिख नहीं देंगे जी, बिल्कुल लिख देंगे। चलिए एक हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पे एक निर्देशांक दे रहे हैं 2 5 9। अब इसका क्या लिखना है, आपको स्थिति सदिश लिखना है, तो आप लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, यही नहीं लिखेंगे जी, 2i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 9k कैप। बताइए ये जो भी स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे वो समझिए स्थिति सदिश समझ गया। ऐसे ही लिखते हैं स्थिति सदिश, इस निर्देशांक का स्थिति सदिश ये होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अच्छा, चलिए एक हम उस टाइम से अभी तक हमने इतना कुछ समझ लिया। आप कह रहे होंगे सर परिभाषा ही बता रहे हैं, हर चीजें ऐसे वैसे, थोड़ा न्यूमेरिकल भी कराइए। तो बिल्कुल जी, हम न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलिए हम न्यूमेरिकल थोड़ा करते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश किया जाए, न्यूमेरिकल भी। चलिए यहाँ पे एक हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 30 डिग्री कोण पर उत्तर पश्चिम की दिशा में चल रहा है, तो 5 सेकेंड में उसकी विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये हमें विस्थापन कह रहा है ज्ञात करने का। बताइए कैसे करेंगे, ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है।
ये एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए सभी बोर्ड के लिए है जी, सभी बोर्ड के लिए ये वीडियो है। मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान, झारखंड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सभी बोर्डों के लिए ये है। जहां भी एनसीईआरटी है वहां सभी पर लिए है। अब पूरे इंडिया में एनसीईआरटी लागू है, ये बात जानते ही हैं। तो किसी व्यक्ति का कितना, किसी व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की गति, मतलब यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक होता है। तो मतलब वस्तु का, व्यक्ति का वेग का मान दिया है। सबसे पहले व्यक्ति का वेग, व्यक्ति का वेग मतलब v का जो मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड वैल्यू दिया है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि 30 डिग्री कोण पर उत्तर पश्चिम की दिशा में चल रहा है और यहाँ पे 5 सेकेंड में उसकी विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे समय का मान दे दिया है, समय कितना, t का जो मान दे दिया है वो 5 सेकेंड दिया है, 5 सेकेंड। तो हमसे कह रहे हैं विस्थापन ज्ञात कीजिए। तब हम क्या कर देंगे, तब विस्थापन बराबर क्या होता है दोस्त, विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे क्या होता है, सॉरी, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है ना। देखिए ये आप याद रखेंगे, ये एक फॉर्मूला होता है। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ साइड में, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। यदि हम यहाँ पे कह रहे हैं ये समय इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेग के साथ ये समय गुणा करा लेगा। मतलब विस्थापन का यहाँ पे फॉर्मूला कोई कह दे तो वेग और गुणे क्या कह देंगे आप, समय कह देंगे। बताइए यही ना आप कहेंगे जी, यही कहेंगे। ये समय इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो वेग गुणे समय कह देंगे, बिल्कुल। तो ऐसे ही यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक यही फॉर्मूला हम लगा देंगे विस्थापन। तो विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय। अब वेग गुणे समय ये हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इस फॉर्मूले की बेस्ड से अगर हम चले तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन, ये हमारा विस्थापन हो गया। ये वेग का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है और समय का वैल्यू दे दिया है 5। तो 5 दहा कितना हो जाएगा, 5 दहा 50। तो ये 50 क्या हो जाएगा, मीटर। ये 50 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये 50 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा विस्थापन हो जाएगा। अब किस दिशा में होगा, तो 30 डिग्री कोण पर उत्तर पश्चिम की दिशा में चल रहा है, तो उसी दिशा में चलता रहेगा। तो इतना मीटर, और क्या हम कह सकते हैं, इतना मीटर है और इसकी दिशा क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा 30 डिग्री कोण पर उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में जी। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। मतलब 50 मीटर है और 50 मीटर किस दिशा में, 30 डिग्री कोण पर उत्तर पश्चिम की दिशा में ये गति करेगा। ये आपका उसका विस्थापन हो गया। तो इस तरीके से ये करते हैं। ज़्यादा, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ज़्यादा न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होता है, ऐसे ही नॉर्मल सा होता है, पर स्टूडेंट नहीं कर पाते, ठीक है ना, नहीं कर पाते। उसका मेन क्या रीजन, मेन है यही फॉर्मूला ना पता होना। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय होता है, ये पता ही नहीं है। नहीं पता होगा तो दिक्कत तो होगा दोस्त, ये बातें हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हमने देखा। आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा एक न्यूमेरिकल भी हमने देख लिया। अब हमारा आता है चौथा क्वेश्चन, जो है वेग और त्वरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार लिखिए। सबसे पहले वेग और त्वरण का परिभाषा देना है और इसका वेग का प्रकार हमें बताना है। चलिए तो यहाँ पे मैं आपको कह दूँ, देखिए सबसे पहले वेग का और त्वरण का परिभाषा। तो वेग का परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए वेग का परिभाषा लिख दिया है कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। देखिए वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय।
यही ना होता है जी, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, यही होता है। तो हम ये कह रहे हैं यदि हम समय के मान को हम 1 ले लेते हैं, तो 1 को हम एकांक कहते हैं ना, तो एकांक समय, ठीक है ना, एकांक समय में किसी वस्तु का विस्थापन ही क्या कहलाएगा, वेग कहलाता है। या विस्थापन के समय को हम हिंदी में दर कहते हैं, नीचे अगर होता है तो हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। देखिए 2 परिभाषा हम कह रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि एकांक समय में किसी वस्तु के विस्थापन को वेग कहते हैं। पहला डेफिनेशन वही हमने लिखा है कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। या दूसरा इससे भी इजी क्या हम कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के विस्थापन के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। दोनों में से कोई भी आप याद कर सकते हैं। और ये आप लिख लीजिएगा, ये परिभाषा लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, और फॉर्मूले के साथ साथ इसका मात्रक भी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, मीटर प्रति सेकेंड, ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जगह कम है वहीं पे लिख दिए। अब आते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल ये हमारा होता है, देख लीजिए। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को, देखिए हम कह रहे हैं ना, नीचे जब समय होता है तो उसको हम दर ही पढ़ते हैं। तो हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है या वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन मतलब वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वही लिखा गया है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, ये आप लिख लेंगे। इसका अगर मात्रक की बात किया जाए तो इसका मात्रक आप याद रखेंगे, मात्रक हो जाएगा जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये मात्रक इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात आप याद रखेंगे। ये कौन सी दोनों को बता दें, वेग और त्वरण दोनों ही कौन सी राशि होती है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ये दोनों कौन सी राशि होती है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ये दोनों सदिश राशि होती है। कौन सी राशि, सदिश राशि। देखिए जगह नहीं है इसलिए हम एक एक पॉइंट को लिखते रहे हैं, सब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इतनी बात आप समझ के अब हम जानेंगे जो है वेग के प्रकार। यहाँ पे जो वेग है इसके 3 प्रकार होते हैं मोस्टली। एक हमारा रेखीय वेग, दूसरा है हमारा तत्कालीन वेग, तीसरा हमारा औसत वेग। एक एक करके समझ लेते हैं। रेखीय वेग का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करता है तो उस वस्तु के वेग को रेखीय वेग कहते हैं या कहलाता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करता है तो उस वस्तु का वेग रेखीय वेग कहलाएगा। मतलब जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में अगर कोई गति कर रहा है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तो उस वस्तु का जो वेग होगा वो रेखीय वेग कहलाता है। बताइए रेखीय वेग समझ में आ गया। इसका उदाहरण देख लीजिए, सीधी सड़क पर चलती कार, यहाँ पे कार रहेगा, चलती कार का वेग। सीधी एक सड़क है, हाईवे पर चल रही है, तो वो गति क्या कहलाएगा, रेखीय गति कहलाएगा। दूसरा आता है तत्कालिक वेग। तत्कालिक वेग का मतलब, तत्कालिक का मतलब आप समझते हैं ना, तत्कालिक मतलब होता है तत्कालिक कहें या ताक्षणिक वेग भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि तुरंत एक क्षण पर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे यही कहा गया, किसी वस्तु का किसी नियत क्षण पर, कोई एक परफेक्ट टाइम, एक नियत क्षण पर बात हो रही है कि किसी वस्तु का किसी नियत क्षण पर वेग जो होगा उसे हम तत्कालीन वेग कहेंगे।
समझ रहे हैं, किसी वस्तु के एक नियत क्षण पर जो वेग होगा वो वेग तात्क्षणिक वेग कहलाएगा या तत्कालिक वेग कहलाएगा। जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं, अब बाइक चलाते तो एक रीडिंग होता है कि 40 पर चल रही है, 50 मीटर प्रति घंटा चल रहा है या 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो एक रीडिंग होता है। वो रीडिंग प्रत्येक क्षण पे बताता है कि इतना इतना हुआ। तो वही हमने यहाँ पे उदाहरण भी लिख दिया है कि किसी गाड़ी का स्पीडोमीटर जो उसे क्षण की गति दिखाती है, जो मतलब प्रत्येक क्षण की गति दिखाता है कि अभी कितनी गति है, अभी कितनी गति है। तो ये बातें हो गई जी, ठीक है। तो ये आप स्पीडोमीटर याद रखेंगे, वो तत्कालिक वेग को बताता है। औसत वेग का मतलब यहाँ पे देखिए, औसत वेग बराबर क्या होता है यहाँ पे मैं औसत वेग को यहीं पे लिख दूं, चलिए मैं लिख देता हूं औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है ना। ये देख लीजिए, औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। तो यहां हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन, कोई भी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन को कुल समय के साथ भाग देने पर प्राप्त वेग को औसत वेग कहते हैं। मतलब किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन में कुल समय से जितना समय लगा है, कुल समय से भाग देने पर, देख रहे हैं ना, भाग देने पर जो वेग प्राप्त होगा उस वेग को ही औसत वेग कहेंगे। तो यही हमने परिभाषा सिंपल वे में लिख दिया है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन में लगा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तो ये बातें हो गई जी, मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। इसका भी मात्रक क्या होता है, औसत वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और राशि कौन सी होती है, सदिश राशि होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो है प्रक्षेपीय गति क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। प्रक्षेपीय गति का मतलब वही जो हमने पहले बताया था। क्या हमने बताया था कि जब कोई भी गेंद है उसको हम हवा में ऊपर फेंकते हैं तो वो गति जो होगा वो प्रक्षेपीय गति होगा। जैसे कि मान लेते हैं फुटबॉल है, धरती पर रखा हुआ है, उसको एक लात मारे तो वो ऊपर की ओर बढ़ा, फिर जाकर नीचे गिरा, तो वो भी गति एक इस तरीके से प्रवलयाकार पथ पर गति जो करता है। जैसे कि एक ये गेंद है और ये मान लेते हैं ये हमारी धरती है और ये गेंद है, इसको हमने लात से मारा तो इधर ऊपर की ओर बल लगेगा, तो ये वस्तु इस तरीके से गया और यहाँ पे आकर गिर गया। तो ये जो पथ होगा ना, ये जो रास्ता है जिस रास्ते से गया हुआ है इसको परवलयाकार पथ कहते हैं। तो यही बात हमने लिखा है कि जब कोई वस्तु को हवा में फेंका जाता है, ध्यान से समझेंगे कि जब कोई वस्तु को हवा में फेंका जाता है तो वह एक वक्र पथ में, वक्र पथ का मतलब कि परवलयाकार पथ, ठीक है ना, ये वक्र पथ है। तो जब क्या होता है, जब किसी वस्तु को हवा में फेंका जाता है तो वह एक वक्र पथ में चलकर फिर भूमि पर गिरता है। वह एक वक्र पथ पर घूमकर क्या करता है, फिर वह भूमि पर गिरता है, तो उस गति को प्रक्षेपीय गति कहते हैं। तो ये जो गति हो गया ना, इसे प्रक्षेपीय गति कहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे आप ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु को हवा में फेंका जाता है तो वो एक क्या होता है, वह एक वक्र पथ में क्या करता है, वह एक वक्र पथ पर क्या हो जाता है, चलकर भूमि पर गिर जाता है। वह एक वक्र पथ पर इस तरीके से घूम रहा है और जाकर भूमि पर गिर जाएगा, तो उस गति को प्रक्षेपीय गति कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे कि उदाहरण भी हम समझा देते हैं। कह रहा है कि गेंद को किसी कोण पर फेंकना, समझ रहे हैं। जैसे कि ये सपोज दैट ये x है, ये y है। अब यहाँ से हम वस्तु को इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से ये एक वस्तु है, ठीक है ना। इस वस्तु को हम थीटा डिग्री मतलब थीटा डिग्री पर इस तरीके से हम फेंके हुए हैं, ये वस्तु इस तरीके से जा रहा है। तो कोई भी कोण पर फेंकना हो गया। फिर से यहाँ पे तोप से गोली चलाना, तोप से गोली भी हम चलाते हैं तो देखे होंगे तोप भी इस तरीके से जाता है, फिर से ये नीचे जाकर इस तरीके से गिरेगा। तो
तो ये बात हो गया। फिर से होता है फुटबॉल या क्रिकेट बॉल को ऊंचाई पर मारना। फुटबॉल या क्रिकेट को हम बल्ले से मारते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाता है फिर डाउन हो जाता है, तो वो सभी क्या होता है, प्रबलयाकार पथ होता है। तो हम यही कहेंगे कि जो प्रबलयाकार पथ पर जो गति होता है ना, वो गति ही प्रक्षेपीय गति कहलाता है। ठीक है ना। तो ये भी आप कह सकते हैं, सिंपल सा अगर कोई कह दे कि प्रक्षेपीय गति क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के प्रबलयाकार पथ पर गति ही प्रक्षेपीय गति कहलाता है। ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हैं। चलिए, आशा करता हूं समझ गए होंगे। उदाहरण भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रक्षेप का प्रारंभिक कोण क्या है, इसका महत्व बताइए। प्रक्षेप का प्रारंभिक कोण क्या है? प्रक्षेप का प्रारंभिक कोण, प्रक्षेप अभी हमने बताया ना कि ये मान लेते हैं एक्स अक्ष है, ये हमारा मान लेते हैं सपोज डेट वाई अक्ष है। अब कोई गेंद को हमने ऊपर मारा, इस तरीके से ये गया हुआ है, मान लेते हैं ये गेंद है, ये यहाँ पे पहुंचा है, तो ये थीटा डिग्री कोण बनाकर ही ये गेंद गया होगा। ठीक है ना। तो ये जो कोण है ना, यही कोण क्या कहलाता है, प्रक्षेप का प्रारंभिक कोण कहलाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, क्या लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु को भूमि के क्षैतिज तल से किसी कोण थीटा पर ऊपर की ओर फेंका जाता है। मतलब समझिएगा कि जब कोई वस्तु को भूमि के क्षैतिज तल से, जब किसी वस्तु को भूमि के क्षैतिज तल से, ये हमारा, इसको हम क्षैतिज तल कहते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे ये क्षैतिज तल है। तो जब किसी, यहाँ पे यहीं पे ये गेंद था, अब यहाँ पे आ गया है, तो यहीं पे कह रहा है कि जब किसी वस्तु को भूमि के, ये भूमि है, तो जब किसी वस्तु को भूमि के क्षैतिज तल से किसी कोण पर ऊपर फेंका, किसी कोण थीटा पर ऊपर की ओर फेंका जाता है, थीटा, ठीक है ना, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उस कोण को प्रक्षेप का प्रारंभिक कोण कहा जाता है। तो उस कोण को ही हम प्रक्षेप का प्रारंभिक कोण कहेंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। उदाहरण क्या है जी, उदाहरण भी समझ लीजिए। यदि कोई गेंद को भूमि 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, यदि कोई गेंद को, मान लेते हैं सपोजेड ये एक गेंद है, ठीक है ना, यदि कोई, ये मान लेते हैं सपोजेड ये भूमि है और यहाँ पे एक गेंद है, और इस गेंद को हमने 30 डिग्री के कोण पर, इसको इस तरीके से ऊपर फेंक रहे हैं 30 डिग्री के कोण पर। तो यदि कोई गेंद को 30 डिग्री के कोण पर अगर फेंका जाता है, तो वो जो 30 डिग्री होगा वही प्रक्षेप का प्रारंभिक कोण कहलाएगा। तो बिल्कुल यही ना कोण प्रक्षेप का प्रारंभिक कोण कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है जी। अगला आता है प्रक्षेप के प्रारंभिक कोण का महत्व। तो इसके निम्नलिखित महत्व होते हैं। कौन कौन सा महत्व है? सबसे पहला महत्व है गति की दिशा और पथ निर्धारित करता है। गति की दिशा निर्धारित करेगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई भी गति का, देखिए गति का दिशा भी निर्धारित करेगा और पथ निर्धारित करेगा कि कितना दूरी पर गएगा। मतलब सिंपल सी बात है, दिशा निर्धारित करेगा। दिशा मतलब अगर हमने बल इस ओर लगाया तो इस ओर लगेगा, अगर बल हमने इधर लगा दिया इधर तो इस ओर जाएगा, बल इधर लगा दिया तो इस ओर जाएगा। तो पहली बात तो बल भी निर्धारित, दिशा भी निर्धारित करता है और पथ भी निर्धारित करता है। ठीक है ना, तो ये दो चीजें निर्धारित करेगा। दूसरी बात यहाँ पे परवलयाकार पथ का आकार बदलता है। जो परवलयाकार है पथ का आकार भी बदलता है। जाहिर सी बात है, ये हमारे पास एक गेंद है और ये हमारा भूमि है। तो सपोज डेट अगर हम चाहें तो ऊपर ज्यादा हम फोर्स लगाते हैं तो इसका परवलयाकार पथ जो होगा वो इस तरीके का होगा, परंतु अगर हमने सपोज डेट इधर फोर्स लगा दिया तो इसका पथ जो होगा इस प्रकार होगा। तो परवलयाकार पथ भी क्या होगा, बदलता रहेगा। ठीक है ना। तीसरा होता है जैसे जैसे कोण बढ़ता है प्रक्षेप अधिक ऊंचाई पर जाता है। जैसे जैसे कोण बढ़ेगा, सपोज है ये कोण हमने इतना पर थीटा डिग्री मान लेते हैं 30 डिग्री पर किया, अब मान लेते हैं हमने यहाँ पे अब 40 डिग्री बढ़ाया, मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पे इतना हमने बढ़ा दिया तो 50 डिग्री हो गया। तो जैसे जैसे कोण बढ़ेगा तो उस वस्तु की देखिए ऊंचाई भी तो बढ़ेगी ना। पहले ही ऊंचाई यहाँ पे था 30 डिग्री पर, और 40 डिग्री हो गया तो ऊंचाई यहाँ पे था, 50 डिग्री हो गया तो ऊंचाई यहाँ पे था। तो जैसे जैसे कोण बढ़ता है प्रक्षेप अधिक ऊंचाई पर जाता है और हवा में अधिक समय तक रहता है। जाहिर सी बात है, ऊपर जाएगा तो हवा में अधिक समय रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि
गुरुत्वाकर्षण बल कम वहां पे लगेगा ना, ऊपर जितना जाएगा, वही बात है जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा। चलिए आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं जो हमारा आता है, देख लीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो है हमारा केंद्रीय त्वरण क्या है, इसका सूत्र लिखिए। केंद्रीय त्वरण का मतलब क्या होता है कि जब कोई, देखिए इसको समझना है, अपने दिमाग से सोचिए, अब फिगर आप अपने दिमाग में बनाइए। क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान वेग से चलती है, जब कोई भी वस्तु है, जब ये सपोजिट कोई वस्तु है, ठीक है ना, ये एक समान वेग से ये इस गति कर रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे कह दें तो एक यहाँ पे हम वृत्त ले लेते हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ये वस्तु है, और ये वस्तु एक समान वेग से इस वृत्त पर गति कर रहा है। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान वेग से चलती है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। बिल्कुल सही बात कहा कि नहीं, कि मान लेते हैं सपोज जब ये वस्तु इधर जा रहा होगा तो इसकी दिशा इस ओर होगा, परंतु इस तरीके से गया, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी दिशा इस ओर हो जाएगी, परंतु जब इधर पहुंचेगा तो इसकी दिशा इस ओर हो जाएगी, और जब वस्तु गति करेगा तो इसकी दिशा इस ओर हो जाएगी। तो मतलब क्या हो रहा है, दिशा लगातार बदलेगा। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर इस समान वेग से गति करेगा तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। इस दिशा परिवर्तन के लिए एक त्वरण की आवश्यकता होती है। इस दिशा परिवर्तन के लिए एक त्वरण की आवश्यकता होती है जो सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होता है, जो सदैव ना ये वृत्त के केंद्र की ओर होता है। इस त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, केंद्रीय त्वरण कहते हैं। जो मतलब यहाँ पे केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है, यही त्वरण क्या कहलाता है, केंद्रीय त्वरण कहलाता है। जैसे कि आप एक धागे में बांधकर, एक आप मान लेते हैं एक कोई भी बॉल है छोटा सा, या कोई भी आप मान लेते हैं एक लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा ही ले लिया, उसको एक धागे में बांधकर इस तरीके से घुमाते हैं, हम इस तरीके से घुमाएंगे तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से इस तरीके से हम घुमा रहे हैं तो ये हमारा एक केंद्र की ओर एक त्वरण लग रहा है। अब वो क्या कर रहेगा, वृत्तीय गति कर रहा है। तो वही जो त्वरण यहाँ पे लग रहा है ना हाथ पर केंद्र के पास, वही क्या कहलाएगा, केंद्रीय त्वरण कहलाएगा। जैसे इसके एक हमने यहाँ पे एक और परिभाषा लिख दिया है कि वृत्तीय गति करते समय वस्तु का उत्पन्न वह त्वरण, वृत्तीय गति कोई भी वस्तु कर रहा है तो वृत्तीय गति करते समय वस्तु पर उत्पन्न त्वरण जो सदैव वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित होता है तो उसी को केंद्रीय त्वरण कहलाते हैं। समझ रहे हैं ना। जैसे कि इस वस्तु, ये जो वस्तु है इसको धागे में बांधकर यहाँ से घुमाया जा रहा है तो केंद्र की ओर जो त्वरण लगता है वही त्वरण केंद्रीय त्वरण कहलाता है। ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्त, एक दो बार परिभाषा पढ़ेंगे समझेंगे सब याद हो जाएगा सब, ठीक है ना। चलिए आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। देखिए एक हमने ये न्यूमेरिकल 8वां आपको करा दिया था, एक और न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देख लेते हैं। एक वाहन 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से पूर्व दिशा में चल रहा है, 4 सेकेंड बाद उसकी विस्थापन ज्ञात कीजिए। बताइए ये आप कर लेंगे या नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है, कर लेंगे। चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ, आपके पास 2 मिनट है, आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। देखिए क्या दिया है दोस्त, कुछ दिया नहीं है। वाहन 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से, मीटर प्रति सेकेंड वेग का मात्रक होता है, तो यहाँ पे वेग का मान दे दिया है कितना, v का मान, मतलब वेग का मान यहाँ पे v का मान दे दिया है 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। और 4 सेकेंड बाद उसका विस्थापन, मतलब यहाँ पे समय का मान दे दिया है, समय का मान दे दिया है 4 सेकेंड। अब विस्थापन हमसे पूछा जा रहा है, विस्थापन हमसे पूछा जा रहा है। विस्थापन s होता है, विस्थापन बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग गुणे समय होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। विस्थापन का फॉर्मूला होता है s = v + t। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो s = v का जो वैल्यू है वो 15 है और t का वैल्यू है वो 4 है, तो s = क्या हो जाएगा, s = हो जाएगा 15 चौको 60, तो ये 15 चौको 60 क्या हो जाएगा, मीटर, ये 15 चौको 60 मीटर हो गया।
ये 15 चौको 60 मीटर पूर्व की दिशा में ये क्या करेगा, गति करता रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि इस चैप्टर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हमने कवर कराने का प्रयास किया है। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में इतने ही सभी टॉपिक आपको तैयार करने हैं। सिर्फ एक चीज आपको और अधिक तैयार करने की आवश्यकता है, जो है हमारे पास न्यूमेरिकल मैं जो करा रहा हूं उतना आप कर लिए। आप इस टाइप के और भी क्वेश्चन को आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, मैं यही कहूँगा। इससे पीछे के जो भी आपके आपने फिजिक्स के 2 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपनी जाइए, अच्छे तरीके से उनकी पढ़ाई कीजिए। जल्द ही आगे के चैप्टर को भी आपको वीडियो मिलेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। इंस्टा का हमने लिंक दे दिया है, इंस्टा पर हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, मैं आशा करता हूँ। और जितने भी दोस्त हैं आप सभी दोस्तों को बताइए, इस चैनल पर मेहनत किया जाएगा दोस्त, आगे बढ़ाया जाएगा प्रत्येक स्टूडेंटों को, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।